हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट नोट्स को। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है और ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होता है, क्या बेनिफिट होता है, क्या उसका नुकसान होता है, इसे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसान ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग कंट्रीज़ को इंटरलिंक करना, इंटीग्रेट करना, उन लोगों को इंटरकनेक्ट करना, उसे ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप ग्लोबलाइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी अलग अलग कंट्रीज़ को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं एज़ पर, मतलब किसी भी तरह से, जैसे कि आपको ट्रेड के लिए कनेक्ट करते हैं, तो वही आप कहते हैं ग्लोबलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एमएनसी का। एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, एक ऐसा कंपनी जिसका प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ को अभी मैंने आपको बोला जोड़ने के बारे में बात। तो अच्छा, हम लोग जोड़ते किस लिए? तो सबसे बड़ा जो हम लोग का रोल होता है वो ट्रेड का होता है। जैसे कि बात करेंगे इंडिया और चाइना की, तो हम लोग किस तरह से कनेक्टेड है? तो हम लोग ट्रेड के लिए कनेक्टेड है। इंडिया का सामान चाइना में जाता है, चाइना का सामान इंडिया में बिकता है। तो यही ट्रेड एक ऐसा चैनल है जो कि दोनों कंट्रीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये जो ट्रेड होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसको करने के लिए एमएनसी आती है। एमएनसी का मतलब हुआ मल्टीनेशनल कंपनीज़। ठीक है, ये एक ऐसा कंपनी होता है जिसका प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। मान के चलिए आप एक मालिक है किसी कंपनी के, और यहाँ पर आपने इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट बनाया, चाइना में बनाया, आपने यूएसए में बनाया, तो आप एक एमएनसी की तरह कहलाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है अलग अलग कंट्रीज़ में है, मल्टीनेशनल कंपनी में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या क्या समझा कि यहाँ पर समझा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एमएनसी क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ट्रेड का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो अब अलग अलग कंट्रीज़ में जब आप प्रोडक्शन यूनिट बनाइएगा तो वहाँ पर क्या होता है? इंटरलिंकिंग होता है। किस तरह से होता है? तो यहाँ पर आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो द मनी डैट इज स्पेंड to buy assets such as land, building, machines and other equipments is called investment. An investment made by MNC is called foreign investment. तो ये दो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो जब आप उस पैसे को लगा करके लैंड, बिल्डिंग, मशीन और अलग अलग इक्विपमेंट्स को खरीदते हैं तो उसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसी का सब टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यही इन्वेस्टमेंट और यही पैसे को अगर कोई एमएनसी लगाती है तो इसे कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया सभी कोई को कि इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया किसी भी तरह का बिल्डिंग, लैंड, मशीन, किसी तरह में पैसे इन्वेस्ट करना। और अगर वही पैसे को एमएनसी लगा देती है तो उसका कहते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाय वेरियस वेज एमएनसी सेटअप कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज़। तो देखिए, अभी बताया कि एमएनसी अलग अलग कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन यूनिट बनाती है, तो अलग अलग वेज होता है। तो किस तरह से वो अपना अपना कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्शन बना सकती है। तो सबसे पहला तो वह करती क्या है कि अलग अलग जो कंट्री है वहाँ के जो लोकल कंपनीज़ है उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है। मान के चलिए मैं एक इंडिया का एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूएसए में कोई छोटी सी कंपनी होगा, उस कंपनी में जाकर के उनसे पार्टनरशिप कर लूँगा और वहाँ पर भी मेरा अपना प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा, वहाँ पर भी हम अपना सामान बेच सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करती है एमएनसी? पार्टनरशिप करती है लोकल कंपनीज से। दूसरा काम क्या करती है? लोकल कंपनीज़ को सप्लाईज़ के लिए ख़रीद लेती है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया के मैं मालिक हूं, अगर पाकिस्तान में अगर मैं नहीं सेट कर पाता हूं अगर किसी यूनिट, तो क्या करूंगा, वहां की कंपनी को मैं सप्लाई चेन की तरह यूज़ कर सकता हूं और अपना प्रोडक्ट को वहां पर पहुंचाने का काम कर सकता हूं। तीसरा क्या करती है कि बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप,
और तीसरा काम क्या करती है, या तो उस कंट्री के लोकल कंपनी को खरीद लेती है या तो अपना प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर लगा करके और दोनों में कंपटीशन करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 3 तरह से एमएनसी अपना प्रोडक्शन यूनिट किसी भी कंट्री में लगाती है। सबसे पहले पार्टनरशिप लोकल कंपनीज़ के साथ, दूसरा क्या होता है लोकल कंपनीज़ को सप्लाईज़ के लिए यूज़ करना, और तीसरा क्या होता है उनको क्लोजली compete करना अपना प्रोडक्शन यूनिट बना करके, या तो उन्हीं को खरीद लेना। इस तरह से एमएनसी वहाँ पर सेटअप करती है अपना प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, MNC सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विथ लोकल कंपनीज विच बेनिफिट लोकल कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर देखिए जब किसी कंपनीज के साथ टाई अप करती है तो उनमें फ़ायदा क्या होता है, हमेशा नुकसान नहीं होता है, उनके लिए भी फ़ायदा है। तो उस फ़ायदे को आपको समझना है। सबसे पहला क्या हुआ कि MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या हो गया कि जब MNC ने छोटी कंपनी में गया और वहाँ पर उनके साथ लिंकअप किया, उनके साथ बैचअप किया, तो उस जगह पर MNC अपना पैसा उस कंपनी में लगाती है और बोलती है कि आप अपना प्रोडक्शन को और अच्छा बढ़ाइए। उनका बढ़ेगा तो MNC का भी बढ़ेगा। तो उनमें क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट आ जाता है। दूसरा क्या होता है, MNC माइट ब्रिंग देम विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। अब देखिए MNC जब किसी कंपनी के साथ टाई अप कर ही लिया है तो उस कंपनी के पास MNC भी अपना प्रोडक्शन देती है, अपना टेक्नोलॉजी देती है। तो उससे क्या हो गया, लोकल कंपनीज़ को बेनिफिट मिलता है, हाई क्लास टेक्नोलॉजी मिलता है, उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। तो इस तरह से उनके लिए भी MNC फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसे ही कहते हैं फॉरेन ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स परचेज एंड सेल अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब ही बताए कि जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री है उस कंट्री के बाहर अगर हम या तो कोई सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किसी तरह का सामान को, तो उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। दूसरा क्या है, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आप सैचुरेटेड मार्केट से निकल के बाहर में जाते हैं, इंडिया वाले चल जाएंगे चाइना में, तो वहाँ की जो प्रोडक्शन है उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, और कुछ यहाँ का जो प्रोडक्ट है उनके मार्केट में जाएगा, वहाँ का प्रोडक्ट मेरे मार्केट में आएगा। तो गुड्स जो है सामान है वो अलग अलग मार्केट में ट्रैवल होता है। तीसरा क्या हो गया, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेज। तो देखिए अलग अलग देशों से अलग अलग जगह से जब सामान आएगा तो वहाँ पर चॉइस तो बढ़ेगा, बहुत ईजी चीज़ है। उसके बाद क्या, प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। अब अलग अलग मार्केट में सेम सामान रखा गया है तो सेम प्राइस भी रखा जाएगा। तो धीरे धीरे जब देखा जाएगा कि आगे चल करके जब सेम सामान अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है तो उनका जो प्राइस है वो भी धीरे धीरे इक्वल होने लगता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आपके आसपास में सब्जी मार्केट में जब आप कोई सामान लेते हैं, सब्जी लेते हैं, फिर अगला कोई कुछ दूर पे जाके 2-3 किलोमीटर पे भी कोई सब्जी वाला रखता है, तो वहाँ पर भी देखेंगे दोनों का प्राइस लगभग सेम होता है, कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। Producers in the two countries closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles। इसमें एक और बहुत बेनिफिट होता है जब अलग अलग कंट्रीज जब मार्केटिंग करती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है फॉरेन ट्रेड का, कि अलग अलग कंपनी काफ़ी दूर में बैठी हुई है, एक इंडिया में एक USA में बैठी हुई है, फिर भी दोनों के बीच में कंपटीशन हो सकता है, दोनों compete करके प्रोडक्ट और अच्छा ला सकती है, दाम और कम कर सकती है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स के बारे में। तो ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, तो देखिए फॉरेन ट्रेड में अभी आपको बताया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट जाता है, वहाँ पे मार्केटिंग होती है। तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इसको ले जाने के लिए एक बैरियर क्रिएट किया गया है, एक रुकावट क्रिएट किया गया है। जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप नहीं जा सकते, एक बैरियर लग गया। उसी तरह से कोई जो सामान है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने से पहले उसे एक बैरियर मिलता है, उसे ही कहते हैं ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या हुआ, वेरियस रेस्ट्रिक्शंस विच आर काउज्ड बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। तो जैसे कि अभी इंडिया ने क्या किया है कि चाइना का कुछ सामान को लेने से मना कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेड बैरियर को बहुत सख्त कर दिए, टाइट कर दिए, ताकि चाइना का सामान हमारे इंडिया में नहीं आ पाए। तो ट्रेड बैरियर लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इच शुड कम इनटू कंट्री। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो देखिए ट्रेड बैरियर में आपको बताया भी कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कौन सा सामान आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो ये सब बैरियर्स हो गया। उसका अगर आपको एग्जाम्पल देना होगा तो आप लिख सकते हैं एक टैक्स। जो टैक्स होता है वो भी एक ट्रेड बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। किसी सामान पे अगर आप टैक्स लगा देंगे तो उसका जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा क्योंकि टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रेड बैरियर काम करता है, रुकावट है कि कितना सामान आएगा और कौन सा सामान आएगा, कब आएगा, एक तरह का रुकावट है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये एक तरह का जोन का मतलब क्या हुआ? एरिया। एक तरह का एरिया को डेवलप किया जाता है उस एरिया में जहाँ पर आपका मार्केटिंग के लिए स्पेशली बनाया जाता है। उस एरिया में स्पेशली इंडस्ट्रियल जोन की तरह उसको कहा जाता है। वहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वाटर मिलता है, रोड मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, स्टोरेज मिलता है, इस तरह से लेकर के एजुकेशनल फैसिलिटी सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है। तो इकोनॉमिक जोन अलग अलग गवर्नमेंट बनाती है कि आप पर्टिकुलर एरिया में आ करके इंडस्ट्री को सेटअप करिए, वहाँ पर मैं आपको हर तरह की फैसिलिटी दूंगा जो कि आपको ज़रूरत है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जो आपने पहले भी पढ़ा है उसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। एमएनसी आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी आपने जितना टॉपिक ऊपर पढ़ा है इसको देख करके अभी आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल गया होगा और बहुत अच्छा नॉलेज भी हो गया होगा। आगे बात करते हैं, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजीज आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। इसका बेनिफिट क्या हो गया? अभी आपको बताए थे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट के बारे में जानना है। तो बेनिफिट सबसे बड़ा हो गया कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, गुड्स, ये सब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में देखने को मिलता है, मूव होता है। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। सस्ता सामान मिलेगा, सर्विस आपको अलग अलग तरह का मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज़ वन मोर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान से ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। सिर्फ सामान को अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री को पहुंचाएंगे तो सिर्फ एक यही प्रोसेस नहीं है, एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मूविंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जैसे कि इंडिया का आदमी अगर यूएसए में अगर काम करने जाता है तो वहाँ पर भी तो इंडिया का टैलेंट गया, इंडिया का मैन पावर गया। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के लिए एक रोल अदा कर रहा है, ये भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन के कुछ बेनिफिट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो हमारा हुआ है, जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो मार्केटिंग चल रही है वो क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, क्या फैक्टर उसको बढ़ावा दिए है, उसके बारे में डिटेल्स में देखना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखिए जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अलग अलग जो डिस्टेंस है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो अब शॉर्ट हो गया। जैसे कि पहले अगर हम बात करेंगे, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से अगर आपको कोई सामान लेना था और यहाँ पर इंडिया में लेना था तो आएगा आपका शिप से, बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे समय में आपका ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जब टेक्नोलॉजी आया तो इन दोनों के बीच में जो मार्केटिंग है बहुत आसान हो गया, क्योंकि एरोप्लेन चलने लगा और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे कि आप यहाँ से वहाँ का ट्रैवलिंग आसान हो गया। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस बहुत लो कॉस्ट में और बहुत जल्दी पहुँच सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन के प्रति। नेक्स्ट बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो अभी आपको बताए थे कि कुछ बैरियर्स होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है ताकि कौन सा सामान आएगा, कितना आएगा, इस पर। तो इस पर अगर हम ढील दे देते हैं, अगर इस पर हम कम कर देते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाने को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको हिंदी में जानेंगे तो इसका मतलब होता है छूट दे देना। कि अगर हम जो बैरियर लगाए थे, जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, उसको कम कर देते हैं, उसको छूट दे देते हैं, हटा देते हैं, तो उसे ही कहते हैं लिबरलाइजेशन। और जब हटा देंगे तो एक जगह से दूसरी जगह का मार्केटिंग ज़्यादा होने लगेगा, उससे बेनिफिट ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
जिसका शॉर्ट फॉर्म है WTO। एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि लिबरलाइज कर दीजिए इंटरनेशनल ट्रेड को। लिबरलाइज का मतलब अभी समझे थे, छूट दे दीजिए। किसको छूट दे दीजिए? इंटरनेशनल ट्रेड को। अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, जो मार्केटिंग हो रही है, उसको आप छूट दीजिए। उसमें आप इतना अच्छा सा पॉलिसी बनाइए ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से आराम से मार्केटिंग कर सके। तो WTO का बस एक वही रोल है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो मार्केटिंग हो रही है उसको देख रेख करना, उसको सही ढंग से आगे फर्दर बढ़ाते रहना। एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज़ उसका अभी मेंबर बना हुआ है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ को डेवलप कर दिया जा सके और वहाँ का सामान दूसरे जगह पे जाए बिना रोक टोक के, बिना ट्रेड बैरियर ज़्यादा लगाए हुए। ठीक है, तो ये आपका WTO का देख रेख होता है। जैसे अभी आप WHO के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई भी वैक्सीन के बारे में जब डिस्कस होता है तो WHO से सलाह लिया जा रहा है। उसी तरह से WTO भी यह सब को देख रेख करती है कि कौन से कंट्री में कौन कौन सा सामान जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इसको लिख के रख लीजिए, VVI क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम आएंगे ही आएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन जो अभी आप लोग देखे होता क्या है, सब कुछ समझ गए। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब आप जानेंगे तो उनका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, इम्पैक्ट क्या है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है, ग्रेटर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। तो देखिए, प्रोडक्शन में आपका कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंज्यूमर को एडवांटेज मिलने लगा। ये तो सभी को समझ में आया, ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन बढ़ा तो कंज्यूमर को एडवांटेज मिला। दूसरा चीज़ है, आपको ग्रेटर चॉइसेस मिला। ठीक है, सेम कंज्यूमर को अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग क्वांटिटी का आपको चॉइस मिल चुका है। तीसरी बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे कंट्रीज़ में अलग अलग विदेशों के जो कंट्रीज़ है वो अपना इन्वेस्ट करने लगे हैं। आज गूगल का भी अपना कंपनी इंडिया में आ चुका है। आज बात करेंगे MI का, तो वो भी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर चुकी है। तो ये सब क्या है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। उसके बाद है, इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज़ इनकरेज टॉप इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन अ न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो सभी को होड़ होती है कि मुझे आगे जाना है। तो इसमें इंडियन कंपनीज़ को एक मौका मिला कि आप जाइए और आगे बढ़िए, इतना तेज़ी से बढ़िए कि नए नए टेक्नोलॉजीज़ को इंक्वायर करिए, और ताकि जो बाकी का जो ग्लोबल मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन को आप मात दे सके। तो इंडियन कंपनीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि इन्वेस्ट करें और भी आगे बढ़े। उसके बाद बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी इंडिया में, वो आज के डेट में मल्टीनेशनल कंपनी बन गया, अलग अलग कंट्रीज़ में फैक्ट्री सेटअप कर लिए हैं। और उसके बाद आते हैं, created new opportunities for companies providing सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जैसे कि आज के डेट में अगर आप व्हाट्सअप, फेसबुक जो चला रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही कारण हुआ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने कंट्री से बात कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री के लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा बेनिफिट हुआ। अगर आप किसी के नुकसान के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुछ छोटे मोटे नुकसान हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज़ है, छोटे छोटे जो कंपनीज़ है, उनको अब बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्केट में जब सामान सस्ता होता है, अब जब आसान से अवेलेबल होता है, प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलता है, तो जो छोटी कंपनीज़ है उनका प्रोडक्शन यूनिट धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। तो उनको इससे थोड़ा घाटा हो रहा है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस इसी तरह मिलते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्रैक माई CBSE ऐप का नाम है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसका सारा नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में।